क्वेश्चन है द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 मिलीमीटर अपार्ट. A slab of dielectric constant 3 and thickness 3 millimeter is introduced between the plates with its faces parallel to them. The distance between the plates is so adjusted that the capacitance of the capacitor becomes 2/3 of its original value. What is the new distance between the plates? कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा समझो इसको. इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास में कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस तरीके से ये मान लेते हैं, और इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है सपोज करो d. प्लेट्स का एरिया मान लो a. अभी ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस d है उसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 4 मिलीमीटर. ठीक है. फिर बाद में हमने क्या किया, इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में, अब सेकेंड केस ड्रॉ कर रहा हूँ, सेकेंड केस में हमने सेम कैपेसिटर लिया और इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया, साथ में दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस को भी चेंज कर दिया. ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया दोनों प्लेट्स के बीच में, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 3, और इसकी थिकनेस भी दे रखी है आपको, थिकनेस कितनी है, 3 मिलीमीटर. और डिस्टेंस अब कर दी सपोज करो हमने d डैश, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या कर दी गई, अब d डैश कर दी हमने. तो अब जो कैपेसिटेंस है इसका, वो पहले जितना कैपेसिटेंस था उसका 2/3 हो गया. ओरिजिनली जो इसका कैपेसिटेंस था, यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस था मान लो C1 बोल देते हैं, तो C1 कितना होगा, लिख भी देते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T. अब जो कैपेसिटेंस है वो है मान लो C2. अब कैपेसिटेंस कितना होगा, तो पहले का कितना हो गया, 2/3. लेकिन अगर ये वाला केस में देखो तो ये तो पार्शली फिल्ड कैपेसिटर वाला केस बन गया. तो पार्शली फिल्ड जो कैपेसिटर होता है उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K. और D की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, D डैश, क्योंकि अब जो डिस्टेंस है वो D डैश कर दी. आया समझ में, ठीक है. तो अब जो डिस्टेंस है वो D डैश है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं. इसने बोला कि 2/3 हो गया अब कैपेसिटेंस, मतलब C2 इज 2/3 ऑफ C1. सही बात है. अब वैल्यूज पुट कर दो. C2 की जगह ये लिखो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में क्या आएगा, T डैश माइनस T प्लस T अपॉन K इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू 2/3. ठीक है. कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ जी. एप्सिलॉन नॉट A दोनों साइड में कैंसिल, ये 3 इंटू डी इधर चला जाएगा, तो 3 इंटू डी लिख दिया इधर. इस 2 से ये सारा मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2d डैश माइनस 2t प्लस 2t अपॉन k. ठीक है. हमको किसकी वैल्यू पूछी है, d डैश की, कि अब जो नई डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में वो बताओ. d डैश को फाइंड करने के लिए इस 2d डैश वाली टर्म को अलग कर लेंगे, इन दोनों को उधर ले जाओ. क्या बन गया, 3d माइनस माइनस ये प्लस हो गया इधर, 2t माइनस 2t बाई के. वैल्यूज पुट करते हैं, देखो 3, t की वैल्यू कितनी है, 4 मिलीमीटर, मिलीमीटर में ही रहने दो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. t कितना है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम 3 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3. तो इसको सॉल्व करोगे तो 2d डैश की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी वैसे, 2d डैश की वैल्यू देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 12, ये हो गया 6, यानी कि 18 माइनस 2 यानी कि 16. तो बताओ d डैश कितना आया, 8, और यूनिट क्या होगी, मिलीमीटर. तो ये अपना आंसर हो. तो अब जो डिस्टेंस है, नई डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच में वो कितनी है, 8 मिलीमीटर के बराबर है. क्लियर एकदम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज करंट इन स्टेडी स्टेट नॉट फ्लो in a capacitor connected across a battery, however momentarily current does flow during charging or discharging of a capacitor, explain. ये बोल रहा है कि जब हम किसी भी बैटरी से किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो एक मोमेंट के लिए यानी मोमेंटरीली एक करंट फ्लो होता है, एक मोमेंट के लिए करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देगा जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा. लेकिन जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा उसके बाद में स्टेडी स्टेट आ जाएगी, एक कांस्टेंट कंडीशन होगी, और उस कंडीशन में कैपेसिटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा. इसका रीजन पूछा है आपको, सर्किट के थ्रू समझाता हूँ. जैसे मान लो कि आपने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, ये अपना कैपेसिटर है,
और इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मान लो कि एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, साथ में सर्किट में हमने क्या किया, एक अमीटर लगा दिया ताकि हम करंट को मेजर कर सकें। ठीक है, तो जैसे ही आप इस बैटरी को कनेक्ट करोगे कैपेसिटर के साथ में, तो जैसे ही ये कैपेसिटर कनेक्टेड होगा बैटरी के साथ में या स्विच को ऑन किया जाएगा, तो आप क्या देखोगे कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट हो गया। क्या होना स्टार्ट हो गया? चार्ज। क्योंकि पहले तो ये डिस्चार्ज था, इस पर कोई चार्ज की वैल्यू नहीं थी, चार्ज था ही नहीं इसके ऊपर। लेकिन जैसे ही आपने बैटरी से कनेक्ट करके सर्किट ऑन किया, तो आपने क्या देखा कि ये वाली जो प्लेट है कैपेसिटर की, इस पे पहले जीरो पोटेंशियल था, चार्ज नहीं थी ये, तो पोटेंशियल कितना था? जीरो। जैसे ये इस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई है ना, जैसे इस बैटरी को कनेक्ट किया गया, तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गया। इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और ये वाली जो प्लेट है इस पे भी शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गया। अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब तक आता रहेगा? जब तक इस प्लेट का पोटेंशियल इस पॉजिटिव टर्मिनल के बराबर नहीं हो जाता और इस नेगेटिव वाली प्लेट का पोटेंशियल इस नेगेटिव वाली टर्मिनल के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही पोटेंशियल बराबर होगा, मतलब जैसे इस प्लेट का और इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर हो गया, तो दो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स के बीच में कभी भी चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। जैसे वाटर फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? लेवल का डिफरेंस होना जरूरी है। हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ वाटर फ्लो होता है। उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। तो यहाँ पे ये जो चार्ज है ये तब तक इनके बीच में इस पॉजिटिव टर्मिनल और इस पॉजिटिव प्लेट के बीच में फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही पोटेंशियल बराबर हो जाएगा चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। इसी तरीके से इधर होगा, जो नेगेटिव चार्ज का फ्लो है वो भी तब तक चलता रहेगा जब तक इस प्लेट का पोटेंशियल और इस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल इक्वल नहीं होता। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा, इस ब्रांच में इधर वाली साइड में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट बोला गया है उस कंडीशन को जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका होगा। तो जैसे ही ये कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा तो आप क्या देखोगे कि जितने वोल्टेज की बैटरी इसके अक्रॉस लगा रखी है ये उतने ही वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। जैसे अगर ये बैटरी सपोज करो 10 वोल्ट की है तो 10 वोल्ट तक ये चार्ज हो जाएगा और उसके बाद में स्टेडी स्टेट आ जाएगी। और उसके बाद में करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। रीजन? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल और पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल इक्वल हो चुका है। नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो चुका है, इसलिए इनके बीच में चार्ज या करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो जैसे स्विच को ऑन किया गया, सर्किट को ऑन किया गया, तो शुरुआत में तो करंट फ्लो हुआ मोमेंटरीली, एक मोमेंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए, जब तक ये चार्ज हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये चार्ज हो गया क्या उसके बाद में करंट फ्लो होगा? नहीं। तो ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि व्हाई डज द करंट इन स्टेडी स्टेट डज नॉट फ्लो इन ए कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी। तो स्टेडी स्टेट में करंट क्यों नहीं फ्लो होता? क्योंकि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाता है। ठीक है, और बाद में इसने बोला हाउएवर मोमेंटरीली करंट डज फ्लो ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर एक्सप्लेन। तो मोमेंटरीली तो फ्लो होता ही है शुरुआत में जब चार्ज होगा, और जब डिस्चार्ज होगा तब भी करंट फ्लो होगा। जैसे मान लो कि ये कैपेसिटर है, सपोज करो आपने इसको चार्ज कर लिया, अब इसको आपने क्या किया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया आपस में इसके दोनों प्लेट्स को। तो आप क्या देखोगे कि जैसे इसको वायर से कनेक्ट किया गया इसकी दोनों प्लेट्स को, तो अब ये कैपेसिटर एक बैटरी की तरह काम करेगा और पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इधर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव जो प्लेट है ना उससे नेगेटिव प्लेट की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बैटरी होती है ना, बैटरी के कौन से टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है? पॉजिटिव। उसी तरीके से इस कैपेसिटर की इस पॉजिटिव प्लेट से करंट बाहर निकलेगा और ये कौन सा करंट होगा? इसको हम बोलेंगे डिस्चार्जिंग करंट। कौन सा करंट है ये? डिस्चार्जिंग करंट। और ये कौन सा करंट था जो सर्किट में अभी फ्लो हो रहा था? ये था, बोलो, चार्जिंग करंट। ये है चार्जिंग करंट। आया समझ में? तो शुरुआत में जब ये चार्ज हो रहा था तब एक करंट फ्लो हो रहा था एक मोमेंट के लिए, और जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तब एक मोमेंट के लिए करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जब ये स्टेडी स्टेट में आ जाएगा तब इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। रीजन समझ में आ गया होगा? इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक और क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज शोन इन द सर्किट।
तो ये एक सर्किट दिखा रखा है जिसमें देखो ये कैपेसिटर कनेक्टेड है। अच्छा, ये वाली लाइन सीधी नहीं होकर ऐसे कर्व्ड है। ये जो कर्व्ड लाइन है ये बताती है कि कैपेसिटर जो है ना ये स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा तब तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, एकदम स्ट्रेट लाइन होंगी, पैरेलल होंगी। लेकिन अगर एक कर्व दिखा रखी है तो इसका मतलब ये कोई स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, तो इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू से मतलब है। तो कैपेसिटेंस कितना दे रखा है इसका, इसका कैपेसिटेंस दे रखा है 6 माइक्रोफेरेड। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ये बैटरी लगा रखी है। अब सर्किट को ऑन किया हुआ ऑलरेडी, अगर ऑन किया हुआ है तो कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, स्टेडी स्टेट में होगा। और स्टेडी स्टेट में क्या इस ब्रांच से करंट फ्लो होगा? नहीं जी, इस ब्रांच से करंट फ्लो नहीं होगा। कैपेसिटर चार्ज होने के बाद में क्या अपने अंदर से करंट फ्लो होने देता है? नहीं। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया कि इधर से जो करंट जा रहा होगा वो इधर से इधर, इधर से इधर और इस तरीके से होता हुआ इस सर्किट में घूम रहा होगा। इस वाली सर्किट में यानी ऊपर वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। इन स्टेडी स्टेट ये वाला जो कैपेसिटर है इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है एकदम बात? ठीक है जी। एक चीज बताओ कि ये दोनों रेजिस्टेंस, अब इसको तो भूल जाओ एक बार सर्किट को, है ना, इसमें करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो फॉर्मूला होता है RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सीधा ऐड करेंगे 10 प्लस 20 यानी कि 30 ओम, ये आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या हम इस सर्किट में जो करंट I फ्लो हो रहा होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू V बाई RS, फॉर्मूला यूज कर लो। V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 वोल्ट। RS कितना है? 30। 1/15 या आएगा अपने पास में करंट 1/15 एम्पियर। करंट की वैल्यू आ गई। अब बोलोगे सर हमको तो चार्ज की वैल्यू बतानी थी कैपेसिटर पे, ये हम करंट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? देखो, अगर हमें इस पे चार्ज की वैल्यू बतानी है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल टू CV। अब C तो दे रखा है, V नहीं दे रखा। V मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर कितने वोल्टेज तक चार्ज है वो पता करने के लिए पहले हमको इस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जैसे करंट कैलकुलेट कर लिया आपने, अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है और ये वाला जो कैपेसिटर ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक खास बात होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस, इतनी इतनी ब्रांच के अक्रॉस या इस 10 ओम के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस भी होना चाहिए। तो अगर मैं इस 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लूं तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कैपेसिटर के लिए भी यूज कर सकता हूं। उतना ही कैपेसिटर, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, है ना। तो मैं लिख देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा? बताओ, ओम्स लॉ लगाओ। करंट कितना है 10 ओम रेजिस्टेंस में? 1/15। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 10 ओम। तो आंसर क्या आएगा? 2/3 वोल्ट। समझ में आई? तो 2/3 वोल्ट ये है 10 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताओ क्या इतना ही वोल्टेज इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा? तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना हो गया? 2/3 वोल्ट के बराबर हो गया। आया समझ में? तो क्या हम अब इस फॉर्मूले को यूज करके कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। C की वैल्यू कितनी है? 6 माइक्रो मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6। V कितना है? 2/3। आंसर बताओ। 4 × 10 की पावर -6 कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। ये लो आंसर। कितना सिंपल है एकदम। ठीक है, चलिए जी एक क्वेश्चन दे रखा है। द फिगर शोज ए नेटवर्क ऑफ 5 कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू ए 10 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट द चार्ज एक्वायर्ड बाय द 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ये जो 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है इसने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। कौन से वाला? ये जो 5 माइक्रोफेरेड है ना इसकी बात हो रही है।
चलो, तो इसके अक्रॉस कितना चार्ज होगा या कितना चार्ज ये स्टोर करेगा वो बताना है। तो हम वो तभी बता पाएंगे जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा, क्योंकि Q इक्वल टू सी वी वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो C तो दे रखा है, इसका कैपेसिटेंस तो दे रखा है, लेकिन V नहीं दे रखा, तो V आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये कैसे निकालोगे? तो पहले एक काम करते हैं, सर्किट को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो एक चीज बताओ कि ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है आपस में, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है बताओ। देखो, ये वाला जो कैपेसिटर है इसका एक सिरा यहाँ पे कनेक्टेड है, दूसरा सिरा यहाँ पे कनेक्टेड है इस वाले कैपेसिटर का। इस वाले कैपेसिटर का एक सिरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड है, तो इसको एक ही पॉइंट मान सकते हो। तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। तो ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। और पैरेलल में जब भी कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है? C1 प्लस C2 के बराबर होता है, यानी 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो कितना आया? 20। ठीक है जी। इन दोनों का कितना आएगा? तो ये भी देखो पैरेलल में कनेक्टेड है, समझ रहे हो बात? ये 5 माइक्रोफेरेड और 15 माइक्रोफेरेड, ये भी देखो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका भी 15 प्लस 5 कितना आएगा? 20। तो ये तो सिंपली वैसे ही हमने देख के सॉल्व कर दिया इतना तो, कि ये इन दोनों का 20 है इक्विवेलेंट, इन दोनों का 20 है इक्विवेलेंट। इतनी बात क्लियर है क्या? इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ P, ये पॉइंट है मान लो A, ये पॉइंट है मान लो B। B और ये पॉइंट एक ही है क्योंकि कनेक्टेड है आपस में। अब ये सर्किट में वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, ये है अपना P पॉइंट, ये है अपना इधर A पॉइंट, इधर कौन सा पॉइंट है? ये P। देखो, P और A के बीच में ये दो इधर कैपेसिटर कनेक्टेड थे, और P और B के बीच में उधर दो कैपेसिटर कनेक्टेड थे। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया था? 20 माइक्रोफेरेड। तो उसको दिखा देते हैं यहाँ पे, ये है 20 माइक्रोफेरेड। और P और B के बीच में उधर भी कितना आया था? बोलो, 20 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अच्छा। अब देखो, ये जो नीचे वाला कैपेसिटर है ना, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये है अपना नीचे वाला कैपेसिटर जो कि कितने माइक्रोफेरेड का है? 20 माइक्रोफेरेड का है। फिर यहाँ पे क्या कनेक्टेड है? बैटरी कनेक्टेड है। कितने वोल्टेज की बैटरी कनेक्टेड है जी? यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। अब बोलोगे सर वो तो आपने हटा ही दिया, हमें तो 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज की वैल्यू बतानी थी, उसी के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखो कि अगर ये दोनों कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनके अक्रॉस क्या चीज सेम होगी? वोल्टेज सेम होगा। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम। तो इस पे जितना वोल्टेज होगा या इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा, और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे 10 वोल्ट की बैटरी आप दो कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट कर दो, तो दोनों के अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज होगा? 10-10 वोल्ट होगा। और जो टोटल वोल्टेज आप दे रहे हो वो भी कितना है? 10 वोल्ट के बराबर है। तो अगर मैं ये फाइंड कर लूं कि इस कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उतना उतना ही होगा, बराबर बराबर होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात है ना ये। तो अब वो कैसे निकालेंगे? देखो, 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है वो A और B पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। इस 20 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर को कितना वोल्टेज मिल रहा है? डायरेक्ट 10 वोल्ट मिल रहा है। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा रखा हो कितना है? 10 वोल्ट। भाई A और B के बीच में ही तो है इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसको टोटल वोल्टेज कितना दिया जा रहा है? 10 वोल्ट। इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है, 20 माइक्रोफेरेड 20 माइक्रोफेरेड। तो जो टोटल वोल्टेज दोगे इसको वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज डिवाइड होती है? वोल्टेज। चार्ज की वैल्यू क्या रहती है? सेम। तो इस पे चार्ज तो सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज डिवाइड होगा। अच्छा, कितना वोल्टेज होगा यहाँ पे? इसके ऊपर कितना होगा? तो 10 वोल्ट दिया इस सीरीज कॉम्बिनेशन को, तो 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट ये खा गया, 5 वोल्ट ये खा गया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 5 वोल्ट। बात समझ में आई क्या? है ना। तो जो पहला कैपेसिटर है ये वाला, इसको कितना वोल्टेज मिलेगा? 5 वोल्ट। इसको कितना मिलेगा? 5 वोल्ट। इसको कितना मिलेगा? तो पूरा 10 वोल्ट मिलेगा क्योंकि ये सीधा ही कनेक्टेड है बैटरी के अक्रॉस। ये बात समझ में आई क्या? तो इसको कितना मिला? 5 वोल्ट। यानी कि इस कॉम्बिनेशन को कितना मिला? 5 वोल्ट। तो इसके ऊपर भी कितना होगा? 5 वोल्ट होगा, इसके ऊपर भी
5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब हमको इसके अक्रॉस चार्ज की वैल्यू पूछी जा रही है, तो चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर कितना होगा? देखो Q इक्वल टू क्या होता है, CV। Q इक्वल टू C कितना है 5, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और V कितना है 5। तो आंसर क्या आएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ये लो जी आंसर, समझ। तो इसके बाद में एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इन द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो। ईच कैपेसिटर इज ऑफ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस। हर एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी का है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करके बताना है। पहले तो देख के ये बताओ कि कौन कौन से कैपेसिटर सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में है। कुछ दिखाई दे रहा है? सर ये तो सारे ही सीरीज में लग रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, सारे सीरीज में नहीं है, क्योंकि देखो बीच में और भी वायर्स कनेक्ट कर दिए ना अपन ने। यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये नहीं होता ना, ये नहीं होता और ये वायर नहीं होता, तो ये सारे सीरीज में होते। अब ये सारे सीरीज में नहीं है। अब ये कैसे पता चले? ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है सर्किट। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस सर्किट को वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ। एक चीज याद रखने की, अगर आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स को एक वायर से जोड़ देते हो तो उनको आप एक ही पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। जैसे अगर मैंने P पॉइंट और S पॉइंट को अगर वायर से जोड़ दिया, तो P और S पॉइंट एक ही पॉइंट कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि दोनों वायर से कनेक्ट हो गए। इसी तरीके से जो R पॉइंट है वो T से कनेक्टेड है, तो R और T पॉइंट को आप एक ही पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं इसको वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम सर्किट को मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा सा सिंपल करने के लिए। ये वाला पॉइंट है ए लिख दिया मैंने, ये कैपेसिटर भी यहाँ पे शो कर दिया C1, और ये पॉइंट आ गया अपना P। ठीक है, ये वाला पॉइंट P। ठीक, फिर ये P पॉइंट और S पॉइंट ये देखो आपस में कनेक्टेड है क्या? देखो P पॉइंट और S पॉइंट ये आपस में कनेक्टेड है, तो मैं जहाँ पे P लिख रहा हूँ वहाँ पे S भी लिख देता हूँ। एक ही बात है ना, क्योंकि P और S आपस में कनेक्ट हो गए, इसलिए ऐसा किया हमने। ठीक है जी, फिर ये कौन सा पॉइंट आ गया? R आ गया बीच में, ये मान लो अपना R पॉइंट आ गया। ठीक है, तो R पॉइंट और T पॉइंट ये आपस में कनेक्टेड है, तो जहाँ पे R लिखा है वहाँ पे T भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा T के बाद में फिर ये जो T पॉइंट है, इसके बाद में सीधा B पॉइंट है, और बीच में क्या कनेक्टेड है? ये C5 कनेक्टेड है, ये आ गया B पॉइंट। अभी यहाँ पे क्या कनेक्ट करना है वो देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो ये जो कैपेसिटर है कौन सा, C2, इस पे फोकस करो। C2 कैपेसिटर कौन कौन से दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है? P और R। ये रहा P, ये रहा R, तो इसके बीच में ये C2 कनेक्ट कर दो। ये लो जी C2 कनेक्ट कर दिया हमने, आया समझ में? फिर आगे बढ़ते हैं, R और S के बीच में कौन कनेक्टेड है? ये C3। R कहाँ पे? ये रहा। S कहाँ पे? ये रहा। तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में कौन कनेक्टेड है? C3। तो मैं ऊपर दिखा देता हूँ इसको, ये है C3 कहाँ पे कनेक्टेड है? R और S के बीच में। ठीक है, फिर कौन आ गया? ये S और T के बीच में C4। S ये रहा, T ये रहा, S और T के बीच में कौन है भाई? बोलो। C4। ठीक है, ये आ गया। तो ये तो तीनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए आपस में। पहले भी ये पैरेलल में कनेक्टेड थे, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने इसको वापस से ड्रॉ करके आपको बताया। तो कभी भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लगे ना कोई सर्किट, तो थोड़ा सा वापस ड्रॉ करके देख लेना, जो पॉइंट कॉमन है उनको एक पॉइंट पे नोट कर लेना, है ना, और फिर वापस से सर्किट को ड्रॉ कर देना, तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। अब बताओ, हर एक कैपेसिटर अगर 2 माइक्रोफेरेड का है, और अगर ये तीन कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो तीनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 + 2 + 2 यानी कि 6 आएगा। तो Cp इक्वल टू लिखना है यहाँ पे C3 + C2 + C4, कितना आएगा? 2 + 2 + 2 यानी कि 6 माइक्रोफेरेड। तो ये आ गया अपने पास में Cp। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस सर्किट को वापस एक बार ड्रॉ करके बता रहा हूँ समझाने के लिए। ये पॉइंट है अपना A, यहाँ पे कौन कनेक्टेड है? ये C1, और ये आ गया अपना Cp, जो इन तीनों का इक्विवेलेंट है। फिर ये कौन है? C5। ये लो जी C5 आ गया, ये पॉइंट आ गया फिर B। ये सर्किट है। तो बताओ
ये कितना है 2, ये कितना है 6 माइक्रोफेरेड, ये कितना है 2 माइक्रोफेरेड, तीनों क्या है सीरीज में। और सीरीज में इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2 करेंगे, उल्टा करके जोड़ना है ना। 6 एलसीएम आ गया तो 3 + 1 + 3 यानी कि 7/6। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट कितना 6/7 माइक्रोफेरेड, ये अपना आंसर हो गया। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट बिलो इफ ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी, कैलकुलेट द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द सर्किट। चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी यानी कि टोटल चार्ज बैटरी से कितना लिया गया है वो आपको बताना है। बैटरी कितने वोल्टेज की कनेक्ट करनी है हमको, 10 वोल्ट की। क्वेश्चन में दे रखा है देखो 10 वोल्ट की बैटरी हमको कनेक्ट करनी है, तो यहाँ पे हम लोग 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी से हम कितना चार्ज लेंगे ये भी हमको पूछा जा रहा है। तो पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करके देख लेते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का सर्किट है, आगे आप पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। इस टाइप के सर्किट को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो इसमें ये दोनों कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर और बीच में एक कैपेसिटर, ऐसे करके 5 कैपेसिटर हो गए। ये वाली जो स्ट्रक्चर होते हैं ना इसको अपन ब्रिज सर्किट बोलते हैं। ये एक ब्रिज सर्किट है। यहाँ पे एक खास बात क्या होती है, खास बात ये है कि अगर इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अगर आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का रेशो, चाहे तो आप इन दोनों का रेशो चेक कर सकते हो और इन दोनों का रेशो चेक कर सकते हो, अगर ये बराबर होगा तो बीच वाले कैपेसिटर में या बीच वाले ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे 10 और 20 इनका रेशियो कितना है 10/20 यानी कि 1/2। इनका रेशियो कितना है 5/10 यानी कि 1/2। ठीक है, आप इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो भी देख सकते हो, एक ही बात है। 10 और 5 का रेशियो 2 आएगा, इधर 20 और 10 का रेशियो 2 आएगा, मतलब दोनों का रेशियो बराबर है, तो बीच वाली ब्रांच में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज की खास बात क्या है ये आगे डिटेल में पढ़ोगे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। अभी तो इतना याद रखो कि अगर आपको कहीं भी ऐसा सर्किट मिल जाए तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, आमने सामने वाले रेजिस्टेंस या आमने सामने वाले कैपेसिटर्स का रेशियो चेक करना है। अगर वो बराबर आ गया तो बीच वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि बीच वाली ब्रांच को आप सर्किट से रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। तो 10 और 20 का रेशियो 1/2, 5 और 10 का रेशियो 1/2, तो इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, तो ये कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा, तो ये हटा दो। तो ये हटा दिया मान लो आपने, तो अब सर्किट कैसा बनेगा, तो ऊपर देखो ये C1 कनेक्टेड है 10 माइक्रोफेरेड वाला, ये इधर कौन कनेक्टेड है C2 20 माइक्रोफेरेड वाला। ठीक है, फिर ये क्या आ गया यहाँ पे, इधर आ गया 5 माइक्रोफेरेड कौन C3, और ये आ गया इधर C4 कितना है 10 माइक्रोफेरेड। और उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी। तो ऐसा बन गया कुछ सर्किट। अब आप खुद बताओ देख के कि ये दोनों कैपेसिटर कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, और इन दोनों का और इन दोनों का जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो बताओ इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना, पहले तो 10 और 20 का निकाल लो, तो 1/CS इक्वल टू आएगा 1/10 प्लस 1/20। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा ये 20, यानी कि 2 + 1 यानी कि 3/20। तो आप क्या बोल सकते हो कि इस वाले सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आएगा CS इक्वल टू 20/3 माइक्रोफेरेड। क्लियर एकदम। और इसी तरीके से इन दोनों का कितना आएगा, इसको मैं 1/CS डैश बोल देता हूँ। ये कितना आएगा, तो ये आएगा 1/5 प्लस 1/10, कितना आएगा ये 10 एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा इधर 2 + 1 यानी कि 3/10। और अगर आप इसको उल्टा करोगे CS डैश आ जाएगा 10/3 माइक्रोफेरेड। आ गया समझ में। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना 20/3, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना 10/3, और दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, CP इक्वल टू क्या होता है CS
प्लस सी एस डैश, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करना है। तो एक तो था 20/3, एक था 10/3, आंसर कितना आएगा 30/3 यानी कि 10 माइक्रोफेरेड। ये तो आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, ये तो क्या गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। एक और चीज पूछी है ना इसने, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो जब आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया सर्किट का और वोल्टेज भी पता है कि कितना वोल्टेज लगा रखा है, क्या हम इक्विवेलेंट जो चार्ज होगा जो इसने एक तरह से लिया होगा वो फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है CV। तो C आपको कौन सा लेना है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब CP, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आया था ना वो पुट करना है। तो ये तो 10 माइक्रोफेरेड था और वोल्टेज कितना वोल्टेज का सोर्स लगा रखा था 10 वोल्ट का, कितना आ गया 10⁻⁴ कूलम। आया समझ में, 10⁻⁴ कूलम, ठीक है। एक और तरीका करने का, हर एक कैपेसिटर पे वोल्टेज निकालो कितना कितना होगा, फिर हर एक कैपेसिटर के लिए Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगा के चार्ज कैलकुलेट करो, फिर सबको जोड़ो, तो लॉन्ग प्रोसीजर हो गया। उससे आसान तरीका ये है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लो, टोटल वोल्टेज देख लो कितना है, Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला सीधा सीधा चिपका दो, ठीक है। क्वेश्चन भयानक लग रहा है, आसान है लेकिन। अगला क्वेश्चन देखो, फिगर शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2 ईच ऑफ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस। C1 और C2 का कैपेसिटेंस कितना 1 माइक्रोफेरेड है, ठीक है जी। कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, 6 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट किया हुआ सर्किट को। इनिशियली स्विच एस इज क्लोज्ड, जो स्विच एस है वो क्लोज है। क्लोज मतलब ये क्लोज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से क्लोज किया हुआ मतलब ऑन है ये, है ना, ऑन है ये, शुरुआत में क्या है ऑन है, ठीक है जी। आफ्टर सम टाइम स्विच एस इज लेफ्ट ओपन, उसके बाद में कुछ देर बाद में इसको ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे तो क्या होगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाला कैपेसिटर सर्किट से हट जाएगा, ठीक है। चलो और आगे ये बोल रहा है एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 3 आर इंसर्टेड टू फिल द स्पेस कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द टू कैपेसिटर। तो इसको स्विच ऑफ कर देंगे और उसके बाद में दोनों जो कैपेसिटर उनकी प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3 के बराबर है। हाउ विल द चार्ज potential difference between the plates of the capacitor be affected after the slabs are inserted। तो ये बोल रहा है कि जब ऐसा करोगे तो पहले की कंपैरिजन में बाद में इन दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज की वैल्यू कैसे अफेक्ट होगी। पहले हम शुरुआत वाली कंडीशन देख लेते हैं ताकि कंपैरिजन कर पाए। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि दोनों कैपेसिटर आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि ऊपर वाली प्लेट देखो आपस में जुड़ी हुई है ना, स्विच के थ्रू ऐसे, नीचे वाली प्लेट्स भी जुड़ी हुई है, तो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और ये किसके अक्रॉस कनेक्टेड है 6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है। पहला जो कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेरेड और उस पर जो वोल्टेज होगा V1 वो कितना होगा 6 वोल्ट के बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है 6 वोल्ट के अक्रॉस। इसी तरीके से C2 कितना होगा 1 माइक्रोफेरेड दे रखा है क्वेश्चन में, और V2 मतलब सेकेंड कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, वो भी 6 वोल्ट के बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी। अब जैसे मुझे Q1 कैलकुलेट करना है तो Q1 क्या होगा C1 V1, पहला जो कैपेसिटर उस पर चार्ज कितना है निकाल लेते हैं, 1 × 10⁻⁻6 × 6 यानी कि 6 × 10⁻⁻6 कूलम। ये आ गया पहले कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू। सेकेंड कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा तो C2 × V2 वाला फॉर्मूला लगा दो, C2 भी इतना ही है 1 माइक्रोफेरेड, V2 भी इतना ही है 6, तो आंसर आएगा 6 × 10⁻⁻6 कूलम। इतनी बात क्लियर। तो ये शुरुआत वाली स्टेट है, शुरुआत वाली कंडीशन है। देखो अब हम क्या करेंगे स्विच को ऑफ कर देंगे, तो इसको ऑफ कर दिया मतलब ये सर्किट यहाँ से मतलब ब्रेक कर दिया। ऑफ करते ही ये वाला जो कैपेसिटर ये सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गया। सर्किट से डिस्कनेक्ट होने का मतलब है कि अब इसके ऊपर जितना भी चार्ज है वो उतना ही रहेगा, ना तो वो सर्किट से यानी कैपेसिटर से बाहर जा सकता है क्योंकि सर्किट कनेक्टेड नहीं है, ना कहीं से और ज्यादा चार्ज इसके ऊपर आ सकता है ना। ये वाला जो कैपेसिटर ये अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, इस स्विच को ऑफ करोगे तो ये नहीं हटेगा, ये तो अभी भी जुड़ा हुआ है ना। देखो इस पे पहले चार्ज था Q1, इस पे चार्ज था Q2, तो Q2 तो उतना का उतना ही रहेगा अभी भी, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करो कुछ भी करो, जब तक आप इससे चार्ज अलग खींचोगे नहीं, चार्ज लोगे नहीं, तब तक इस पे चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। तो इस पे
चार्ज सेम रहने वाला है। जब ये डिस्कनेक्ट होगा तो चार्ज की वैल्यू इसके ऊपर अफेक्ट नहीं होगी। ये अभी भी कनेक्टेड है बैटरी से। अब हमने क्या किया, दोनों जो कैपेसिटर्स हैं उनकी प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे कंप्लीटली एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। यहाँ पे भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया पूरा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया तो अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, इसकी भी बढ़ चुकी है। अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, तो इसकी कैपेसिटी हो गई अब C1 डैश। कितनी बड़ी, तो आप याद करो कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में तो जितना डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतने टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो कितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया, 3, तो 3 इंटू C1 अभी हो गई कैपेसिटी, यानी कि 3 और इंटू 1 माइक्रोफेरेड यानी कि 3 माइक्रोफेरेड लिख दूं क्या सीधा। और C2 डैश कितना हो गया बोलो, वो भी 3 माइक्रोफेरेड क्योंकि इसकी भी कैपेसिटी बढ़ा दी 3 C2 यानी कि 3 माइक्रोफेरेड। ये बात समझ में आई क्या। तो सेकंड सिचुएशन में कैपेसिटी दोनों की बढ़ चुकी है। ठीक है, पहला जो कैपेसिटर इस पे फोकस करो, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी आपने, बैटरी अभी भी कनेक्टेड है इसके क्रॉस, तो ये और ज्यादा चार्ज खींच लेगा इस बैटरी से। क्यों, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ने से क्या हुआ, ये और ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। पहले इसकी कैपेसिटी कितनी थी 1 माइक्रोफेरेड, अब कितनी हो चुकी है 3 माइक्रोफेरेड। तो जब कैपेसिटी आपने बढ़ा दी तो ये पहले से अब 3 गुना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। समझ में आया क्या। तो पहला जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज कितना होगा, तो अब इस पे इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 3 माइक्रोफेरेड और इस पे वोल्टेज कितना है, वो 6 वोल्ट, बैटरी तो वही वोल्टेज की कनेक्टेड है। तो जो पहला कैपेसिटर है उस पर मैं चार्ज की वैल्यू बता रहा हूँ आपको, जो पहला कैपेसिटर है उस पर चार्ज की वैल्यू बता रहा हूँ, होगा C1 डैश V1 डैश। C1 डैश कितना हो गया 3 माइक्रोफेरेड, V1 डैश 6 वोल्ट, ये आएगा 18 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम। तो जो पहला कैपेसिटर है उसके ऊपर क्या चीज़ बढ़ गई, चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो गई, चार्ज बढ़ गया ना उसके ऊपर, क्यों बढ़ा समझ में आ गया होगा। दूसरा जो कैपेसिटर उस पर चार्ज ना तो कम हो सकता है ना ज़्यादा क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड है, लेकिन कैपेसिटी तो आपने बढ़ा दी उससे कुछ तो फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। इसके पोटेंशियल डिफरेंस पे फर्क पड़ेगा। पहले जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस कितना था 6 वोल्ट 6 वोल्ट, लेकिन स्विच ऑफ कर दिया तो ये तो हट ही गया ना, अब उधर से वोल्टेज मिलना बंद हो गया। कैपेसिटी आपने इंक्रीज कर दी तो उससे वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो याद करो V इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कैपेसिटर के लिए, V इक्वल टू Q बाई C। कौन से वाले कैपेसिटर के लिए लगा रहे हो, सेकंड के लिए। तो सेकंड के लिए अब जो वोल्टेज होगा प्लेट्स के बीच में V2 डैश बोल रहे हैं उसको, वो होगा Q2 डैश अपॉन C2 डैश। Q2 डैश कितना है, सेकंड कैपेसिटर पे अभी भी उतना ही चार्ज होगा जितना पहले था क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड है सर्किट से, तो इस पे जितना चार्ज था पहले है ना, Q2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, Q2 और Q2 डैश ये सेम ही होंगे क्योंकि चार्ज ना तो जा रहा है ना आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे Q2 डैश तो उतना ही है कितना, पहले कितना था 6 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई C2 डैश। कैपेसिटी आपने 3 गुना बढ़ा दी, दूसरे कैपेसिटर की 3 माइक्रोफेरेड कर दी, कितना आएगा 2 वोल्ट आएगा। आंसर क्या आएगा 2 वोल्ट। तो दूसरा जो कैपेसिटर है उस पर वोल्टेज अब कितना हो जाएगा बोलो 2 वोल्ट। तो पहला जो कैपेसिटर है उस पर क्या चीज सेम रहेगी, वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी, चार्ज बढ़ जाएगा। और दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, वोल्टेज कम हो जाएगा, कैपेसिटी बढ़ने से ये फर्क पड़ेगा। कैपेसिटी दोनों की बढ़ेगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने से। आया समझ में, कोई भी स्टेप में डाउट है कंफ्यूजन है पूछ लो।